हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा, जो हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर परीक्षा में इससे सवाल जरूर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है? संज्ञा जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव या अवस्था का नाम का पता चले उसे संज्ञा कहते हैं। तो इसको उदाहरण से हम अच्छे से समझते हैं। उदाहरण है राम, सीता। ये क्या है? ये किसी व्यक्ति का नाम है। किताब, कुर्सी, ये किसी वस्तु का नाम है। दिल्ली, स्कूल, ये किसी स्थान का नाम है। इसी प्रकार ईमानदारी, खुशी, इससे किसी भाव का प्रकट हो रहा है, ये भाव के नाम है। बचपन, गरीबी, ये किसी अवस्था के नाम है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान, भाव, ये इन सभी के नामों को बोलेंगे संज्ञा। तो दुनिया के सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। हर किसी का नाम होता है, कुछ न कुछ नाम होगा, वो सभी संज्ञा कहलाएंगे। संज्ञा का वास्तविक अर्थ ही नाम है। ठीक है, संज्ञा का क्या वास्तविक अर्थ ही नाम है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है समधन्या, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। यानी संज्ञा हमें किसी वस्तु या व्यक्ति की पहचान कराती है। संज्ञा क्या है? ये किसी वस्तु या व्यक्ति की पहचान कराती है। संज्ञा एक प्रकार का विकारी शब्द है। विकारी शब्द मतलब ये लिंग, वचन और परसर्ग के अनुसार परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, इसलिए संज्ञा एक विकारी शब्द है। इसके बाद अगला है संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के 3 भेद हैं। मूल रूप से 3 प्रकार की संज्ञा हिंदी में माने गए हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो इसमें कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के केवल 3 प्रकार माने गए हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें समूहवाचक संज्ञा को शामिल किया गया है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिसमें द्रव्यवाचक संज्ञा को शामिल किया गया है। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के कितने प्रकार माने गए हैं। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के 3 प्रकार माने गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट, लेकिन आधुनिक हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 5 प्रकार हैं। तो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है पदार्थवाचक संज्ञा। तो एक एक करके इन सभी प्रकारों को हम समझते जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, निश्चित स्थान या किसी विशिष्ट प्राणी के नाम को बताते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस दुनिया में हर किसी का नाम है, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो वस्तु है, चाहे वो भाव है। ठीक है, प्रॉपर उसका नाम होता है, वो सभी क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे कि उदाहरण है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण एक प्रॉपर नाम है ना। उसके बाद ताजमहल। ताजमहल भी क्या है? एक प्रॉपर नाम है। कुतुब मीनार। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है? किसी जगह का नाम है, किसी स्थान का नाम है। हिंद महासागर, ये भी क्या है? किसी स्थान का नाम है। हिमालय, होली, गुरुवार, जुलाई, ऋग्वेद, दक्षिण, ये सभी क्या है? एक प्रॉपर व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान, ये सभी के नाम हैं। ये सभी क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ठीक, समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा, जिसको कॉमन नाउन भी कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है?
जो संज्ञा किसी जाति या वर्ग का सामान्य रूप से बोध कराए, न कि किसी एक निश्चित नाम का, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी निश्चित नाम का बोध करा रहा था तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कह रहे थे, लेकिन जातिवाचक में किसी जाति किसी वर्ग का सामान्य रूप से बोध कराए तो इसको जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि इसका उदाहरण है नदी, पुस्तक। नदी क्या है? सब नदी, ठीक है, जितने भी नदी हैं, प्रॉपर नाम नहीं बोल रहा है यहाँ पर। जैसे कि प्रॉपर नाम में आ जाएगा नर्मदा नदी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नर्मदा नदी ना बोलकर सिर्फ नदी दिया हुआ है। कौन सी नदी है ये हमको पता नहीं है, तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। पुस्तक, राजा, शिक्षक। शिक्षक भी कौन से शिक्षक है ये बताया नहीं गया है। वैसे ही लड़की, ठीक है, लड़का, कलम। कलम में कलम का नाम प्रॉपर नहीं बताया गया है, एक जात में आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है बकरी, रेगिस्तान। यहाँ पर रेगिस्तान देखें, यहाँ रेगिस्तान लिखा हुआ है, अगर इसके जगह में थार का मरुस्थल या फिर रेगिस्तान लिखा रहता तो वो आ जाता आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में। उसके बाद अगला है मनुष्य, गुरु, फल। गुरु, यहाँ फल को देखिए, फल क्या है? किसी प्रॉपर फल का नाम नहीं बताया गया है, सिर्फ फल लिख दिया गया है, तो ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। गाय, यहाँ पर गाय देखिए, अगर यहाँ पर नील गाय लिख देता तो वो आपका आ जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा में। देखिए और ध्यान दीजिए, जैसे कि पर्वत है, ठीक है, तो पर्वत क्या है? किसी प्रॉपर पर्वत का नाम नहीं बताया रहा है, तो ये क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे कि नेक्स्ट में बताया है हिमालय, ठीक है, तो हिमालय क्या है? एक प्रॉपर नाम बता दिया है पर्वत का, तो ये आ जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। उसके बाद अगला है रेगिस्तान। रेगिस्तान किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा, ठीक है, लेकिन यहीं पर लिख देगा थार रेगिस्तान, तो ये आपके आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, समझ में आया? उसके बाद अगला है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे संज्ञाएं जिन्हें ना देखा जा सके और ना छुआ जा सके, बल्कि उन्हें केवल महसूस किया जा सके, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कि जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वे सभी भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण है खट्टा। ठीक है, खट्टा लग रहा है, एक महसूस होता है हमको, है ना। वैसे ही युवा, ठीक, अमीरी, गरीबी, ये क्या है? एक दशा को बता रहा है। बचपन, अवस्था, ये बचपन क्या है? एक अवस्था है। शैशव, ठीक है, मित्रता, शत्रुता, मिठास, प्रेम, चतुराई, मोटापा, नम्रता। नम्रता क्या है? एक भाव है, नम्रता। थकावट, ईश्वर, भूत प्रेत आदि, ये सभी क्या बता रहा है? एक भाव को बता रहा है। ठीक, तो ये सभी किसके उदाहरण हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। उसके बाद है समूहवाचक संज्ञा। इसको कलेक्टिव नाउन के नाम से भी जानते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द एक ही जाति के अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को प्रकट करें, वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण है सभा। सभा में क्या है? सभा किसको बोलते हैं? जहाँ पर बहुत सारे लोग आए रहते हैं, मीटिंग जहाँ होती है। ठीक है, इसके बाद अगला है क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम में क्या है? बहुत सारे व्यक्तियाँ मिलकर एक टीम बनती है, इसलिए ये समूहवाचक में आ जाएंगे। उसके बाद अगला है भीड़। भीड़ में क्या है? एक से अधिक व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है मेला। मेला में क्या होते हैं? बहुत सारी व्यक्तियाँ रहते हैं वहाँ और बहुत सारे वस्तुएं भी रहते हैं।
तो ये क्या है, समूहवाचक है। सेना, संघ, संघ में क्या है, एक से अधिक व्यक्तियां रहते हैं, संघ। गिरोह, दल, पुस्तकालय, पुस्तकालय में क्या है, एक से अधिक पुस्तक रहते हैं, तो ये किस में आ जाएंगे, समूहवाचक में आ जाएंगे। ग्रंथालय, परिवार, समिति, ये सभी किसके उदाहरण हैं, तो ये सभी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है। उसके बाद अगला है पदार्थवाचक संज्ञा, जिसको मटेरियल नाउन के भी नाम से जानते हैं। तो जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य तथा माप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो, उसे पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी मटेरियल है इस दुनिया में, वे सभी किस में आ जाएंगे, वे सभी पदार्थवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। जैसे कि इसका उदाहरण है घी, सोना, तेल, चांदी, ऊन, चावल, लकड़ी, तांबा, लोहा, ये सभी किस में आ जाएंगे, ये सभी पदार्थवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं भाववाचक संज्ञा बनाना, मतलब कि कैसे भाववाचक संज्ञा बनेंगे। जैसे कि सर्वनाम से कैसे भाववाचक संज्ञा बन रहे हैं, क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञा बनेंगे, विशेषण से कैसे भाववाचक संज्ञा बनेंगे, ये सभी हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेंगे। ठीक है। तो जब किसी सर्वनाम से किसी भाव, गुण या अवस्था का बोध हो, तो उससे बनी संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इसको उदाहरण से हम अच्छे से समझेंगे। जैसे कि उदाहरण में दिया हुआ है सर्व, तो सर्व से भाववाचक संज्ञा क्या बन रही है, सर्वत्व। निज से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, निजत्व। स्व से स्वत्व और स्व से स्वार्थ। ठीक है। अपना से अपनापन, अपनत्व, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अपनापन क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और अपना क्या है, अपना हो जाएगा आपका सर्वनाम। ठीक है। उसका नेक्स्ट है अहम, अहंग से अहंकार, पराया, पराया से परायापन। तो इस प्रकार सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाए गए हैं। उसके बाद अगला है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। तो जब किसी विशेषण शब्द से किसी गुण या अवस्था का बोध हो, तब उससे बनी संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं मधुर, मधुर से भाववाचक संज्ञा क्या बन रही है, माधुर्य। राष्ट्रीय से राष्ट्रीयता, चतुर से चातुर्य या फिर चतुराई, सुंदर से सुंदरता या फिर सौंदर्य। मीठा से क्या बनेगा, मिठास। पशु से पशुता, गर्म से गर्मी और मोटा से मोटापा भाववाचक संज्ञा बन जाएंगे। ये सभी विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा हैं। ठीक है। उसके बाद अगला है जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा। तो जब किसी जाति या वर्ग बताने वाले शब्द से किसी भाव या गुण का बोध हो, तो वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है। तो इसका उदाहरण है दास से बन रहा है दासता, व्यक्ति से व्यक्तित्व, बंधु से बंधुत्व, राष्ट्रीय से राष्ट्रीयता, क्षत्रिय से क्षत्रित्व, मानवता से मानवता, मानव से मानवता, पुस्तक से पुरुषत्व। ठीक है। पुरुष से क्या बन रहे हैं, पुरुषत्व। दानव से दानवता, प्रभु से प्रभुता। स्वस्थ से भाववाचक बनेंगे स्वास्थ्य, ब्राह्मण से ब्राह्मणत्व, माता से बन जाएंगे आपके मातृत्व और मित्रता से मित्र से बनेंगे मित्रता। ठीक है। मित्र से मित्रता बन रहे हैं, मनुष्य से मनुष्यता। ठीक है। तो इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनते हैं। इसी प्रकार और है पंडित से बनेंगे पांडित्य, हिंदू से हिंदुत्व,
ये सभी जातिवाचक से बना भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। इसके बाद अगला है क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा। तो जब किसी क्रिया से किसी भाव, अवस्था या कार्य के परिणाम का बोध हो तब उस क्रिया से बनी संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि इसका उदाहरण है थकना। थकना क्या है? एक क्रिया है, तो थकना से भाववाचक बनेगा थकावट। घबराना जो क्या है? एक प्रकार की क्रिया है, तो घबराना से बन रहा है घबराहट। हंसना, हंसना से बनेगा हंसी। इसी प्रकार गिरना से बनेगा गिरावट। लिखना से हो जाएगा लिखाई। खेलना से बन जाएगा आपका खेल। कहना से कहावत। इस प्रकार ये सभी क्या है? क्रिया से बनने वाले भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर खेलना एक क्रिया हो जा रहा है और खेल भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। इसी प्रकार ये सभी इनके उदाहरण हैं। ठीक। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने संज्ञा की परिभाषा, उसके भेद और उदाहरण के बारे में पढ़ा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।